जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th इतिहास की दुनिया से संबंधित लेसन 5 नाजीबाद के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर किया है। यदि आप हमारे इससे संबंधित 4 और लेसन को नहीं देखे हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे चैप्टरों को लिंक दे दिया गया है, आप उसे जाकर के यहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि लगे कि यह चैनल आपके लिए सही है या फिर आपकी कोई मदद कर सकता है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी किए हुए टॉपिक पे आते हैं। आपका पहला प्रश्न होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। हम कोशिश करेंगे कि जितने कम समय में हो सके यह वीडियो को कवर कर लिया जाए, सारे क्वेश्चन आंसर को। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन होंगे। आपका पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन होगा क जर्मनी, ख इटली, ग जापान, घ ऑस्ट्रिया। तो दोस्त, आपका हिटलर का जो जन्म हुआ वह ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन घ में दिया गया है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? आपका ऑप्शन दिया गया है क में लाल झंडा, ख में स्वास्तिक, ग में ब्लैक शर्ट, घ में कबूतर। तो दोस्त, नाजी पार्टी का जो प्रतीक है वह स्वास्तिक है, जो कि ऑप्शन ख में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ख आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, मेन कैंप किसकी रचना है? ठीक है दोस्त, मेन कैंप किसकी रचना है? तो ऑप्शन क में है मुसोलिनी, ख में हिटलर, ग में हिडेनबर्ग और घ में स्ट्रैसमैन। तो दोस्त, आपका 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि हिटलर। ठीक है, मेन कैंप्स के पुस्तक जो था वो हिटलर ने लिखा था। आज का आपका 4 नंबर प्रश्न होगा, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। आपका ऑप्शन क है आल्प्स लॉरेंस, ख में रूर, ग में इवानोव और घ में बर्लिन। तो दोस्त, आपका 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रूर, जो कि ऑप्शन ख में है, रूर हो जाएगा। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र उस समय था। आज के समय में इससे भी अच्छे औद्योगिक क्षेत्र हो चुके हैं। चलिए 5 नंबर को देख लेते हैं। 5 नंबर में जो कि कहा जा रहा है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्त, जर्मनी की मुद्रा का नाम जो था वो ऑप्शन में देख लीजिए पहले। ऑप्शन क डॉलर, ख में पौंड, ग में मार्क और घ में रूबल। तो दोस्त, जर्मनी की जो मुद्रा है वो मार्क था। ठीक है, आप बताएंगे कि वर्तमान समय में जर्मनी की मुद्रा क्या है। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं, फिर अगले भी क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अब जो क्वेश्चन है वो सही कथनों पर सही का चुनाव करना है और गलत कथनों पर गलत का चुनाव करना है। तो आपका कहा जा रहा है पहला प्रश्न में, देखिएगा यहाँ पे, हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। क्या हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था? दोस्त, हिटलर जो था लोकतंत्र का समर्थक था, इसलिए ये सही है। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था। तो हाँ दोस्त, ये भी सही है, नाजीवादी कार्यक्रम का यहूदी समर्थक था। तीसरा नंबर में कहा जा रहा है, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। 4 नंबर में कहा जा रहा है, वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीच निहित थे। तब बिल्कुल सर, ये भी सही है। 5 नंबर में कहा जा रहा है, नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया गया। तो बिल्कुल सही है दोस्त, ये पाँचों के पाँचों आपका आंसर सही होगा, सभी का सही है।
सभी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में जो कि आपका क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपका पहला प्रश्न है, हिटलर का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ था, यानी कि हिटलर का जो जन्म है कब हुआ था। तो वैसे तो सबको पता होगा कि 1889 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसका रियल डेट है 20 अप्रैल। क्या है दोस्त? 20 अप्रैल। आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हिटलर का जन्म हुआ था। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस देश का रहने वाला था हिटलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 नंबर में कहा जा रहा है, हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद कब यानी कि किस ईस्वी में संभाला था। तो दोस्तों आपका 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1933 ईस्वी। 1933 ईस्वी। लेकिन दोस्त यहाँ पे बात है कि ये कब से संभाला था। तो 30 जनवरी यहाँ पे हो जाएगा 30 जनवरी 1933 ईस्वी। ओके, 3 नंबर पे चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी ने राष्ट्रवाद से संबंध विच्छेद खाली स्थान ईस्वी में किया था, यानी राष्ट्रवाद से संबंध विच्छेद कब किया था। तो दोस्त आपका 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1933 ईस्वी। जो भी इसके आंसर बता रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए आप 4 नंबर प्रश्न को देख लें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, नाजीवाद का प्रवर्तक खाली स्थान था, यानी नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा हिटलर। कौन हो जाएगा दोस्त? हिटलर। हिटलर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है? 5 नंबर में कहा जा रहा है, जर्मनी के निम्न सदन को खाली स्थान कहा जाता है, यानी कि जर्मनी में निम्न सदन को क्या कहा जाता है। तो राइख स्टैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? राइख स्टैंग। ठीक है, राइख स्टैंग कहा जाता है। चलिए अब 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में कहा जा रहा है, 20 शब्दों में, यानी कि जो भी आपका प्रश्न है उस सभी प्रश्नों को 20 शब्दों में उत्तर देना है। तो आपका दिया गया है सारे के सारे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला है तानाशाह, दूसरा है वर्साय की संधि, और फिर तीसरा है तुष्टीकरण की नीति, और चौथा है वाइमर गणराज्य, और पांचवा है साम्यवाद, और छठा है तृतीय राइवर। ठीक है, तो इसको हम आंसर रूप में देख लेते हैं। दोस्तों हम एक एक करके सारे प्रश्नों को उत्तर देते चलते हैं। ये सारे उत्तर है। ठीक है, पहले चलते हैं तानाशाह के बारे में। ठीक है, तानाशाह क्या होता है ये जाने। तानाशाह शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक निरंकुश तथा दूसरे का हस्तक्षेप नहीं रखता, जिसमें जनता राज के लिए होता है, यह तानाशाह शासन कहलाता है। आपका दूसरा है वर्साय संधि। ये देख लीजिए, वर्साय संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए 28 जून सन 1919 ईस्वी को विजित राष्ट्रों जर्मनी के साथ एक संधि फ्रांस के वर्साय शहर में की गई। दोस्त ये आप समझ गए होंगे, यानी कि वर्साय की संधि कब की गई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को। और ये जर्मनी के साथ एक संधि था जो फ्रांस के वर्साय शहर में की गई थी। ठीक है दोस्त, कल के वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर देना था कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था। तो यही डेट है 1919 ईस्वी में। इस समय भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हुआ था, और इसी घोषणा में कहा गया था कि भारत में अब महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है।
चलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है तुष्टीकरण की नीति। तो तुष्टीकरण की नीति यहाँ से देख लीजिए, किसी आक्रामक शक्ति की कार्यवाही को मुक्त सहमति देना होता है। जैसे फासिस्ट राष्ट्र कई देशों पर आक्रमण करते रहे और ब्रिटेन फ्रांस चुप रहे। यानी कि तुष्टीकरण की नीति का मतलब होता है कि अगर किसी देश पे कोई देश आक्रमण किया है तो उसके पास के देश नहीं बोल रहा है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं इसे कि मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई आदमी हमला किया है, दूसरे गांव का हो या फिर किसी भी गांव का हो, आप ही के गांव का हो, और आपके पड़ोसी जो है हेल्प आपकी नहीं कर रहे हैं, तो उसे ही क्या कहता है, तुष्टीकरण की नीति कहा जाता है। यानी वो चाह रहा है कि आपके ऊपर वो आक्रमण करें। चौथा नंबर पॉइंट में आते हैं, वाइमर गणराज्य। इसके बारे में देख लेते हैं। यह जर्मनी संविधान सभा का प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 ईस्वी को वाइमर नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए यह वाइमर गणराज्य कहलाता है। आप समझ गए होंगे। चलिए अब 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में दोस्त कहा जा रहा है, देखिएगा, साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है? प्राचीन काल से चली आ रही पूंजीवादी पद्धति एवं सामंतवाद को मिटाकर ऐसी शासन व्यवस्था कायम किया जाना जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास हो, उसे हम साम्यवाद कहते हैं। चौथा है आपका 6 नंबर है, जो कि तृतीय राइख। तृतीय राइख क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। ये क्या होती है देखिएगा, हिटलर के चांसलर बनने पर जर्मनी में गणतंत्र की समाप्ति हुई। यानी कि यहाँ पे गणतंत्र जो था ये ख़त्म हो गया और नात्सी क्रांति का आरंभ हुआ, जिससे हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया। इसे ही हिटलर ने क्या दिया, तृतीय राइख का नाम दिया था। यानी कि हिटलर जब चांसलर बना था जर्मनी में, तो उस समय गणतंत्र की क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और इसे ही हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया था। आशा करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों अब जो आपका प्रश्न है वह सही मिलान करें, जो कि आपका 5वां प्रश्न है। एक तरफ यहाँ पे गेस्टापो, वाइमर, सीनेगांव, ब्राउनशट्स, हिंडेन्सबर्ग ये स्थान दिया गया है, और यहाँ पे आपको बताना है किस शहर में या फिर कौन सी सेना पुलिस क्या था। तो चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलान फरमा दिया गया है, मिलान कर दिया गया है। आप इसके आंसर को देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर का आंसर ग हो जाएगा, गेस्टापो। गेस्टापो जो था एक गुप्तचर पुलिस था। दूसरा वाइमर, वाइमर जर्मनी का एक शहर था। सीनेगांव, सीनेगांव जो था यहूदियों के प्रार्थना गृह था। और 4 नंबर में है ब्राउनशट्स, यह निजी सेना थी। और 5 नंबर में हिंडेनबर्ग, यह जर्मनी के राष्ट्रपति थे। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब लघु उत्तरीय आपका प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्त यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे, वर्साय के संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे। यानी कि वर्साय के संधि में हिटलर के उदय की जो पृष्ठभूमि तैयार हुआ था वो कैसे हुआ था, उसके बारे में बताना है। तो चलिए हम आंसर शीट पे आ जाते हैं। चलिए दोस्त आंसर शीट भरना स्टार्ट कीजिए। अब वर्साय की संधि ने जर्मनी और हिटलर को उद्वेलित कर दिया। ठीक है, यानी कि वर्साय की संधि ने जर्मनी और हिटलर को क्या कर दिया, उद्वेलित कर दिया। यानी कि उसे हिटलर को उकसा सा दिया। ठीक है, हिटलर ने इसे राजमार्ग की डकैती कहा। हिटलर यानी कि हिटलर का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक और प्रभावोत्पादक था। ठीक है, हिटलर जर्मनी जाति का
यानी कि जर्मन जाति की मनोदशा से पूरी तरह परिचित था। वह जानता था कि जर्मनी वासी वर्साय की संधि के अपना मान यानी कि वो जानता था कि जर्मनी वासी वर्साय की संधि के अपमान को भुला नहीं पाए हैं। ठीक है, यानी भूले नहीं हैं। अतः अपने भाषणों में वह संधि का और संधि करने वाले को नवंबर क्रिमिनल्स कहना नहीं भूलता। वह यहाँ तक कहता था कि वर्साय के संधि पत्र को फाड़ दो, यानी कि कोई वर्साय के संधि नहीं हुआ है, उसे गहरी घात लगी है। जनता उसके विचारों से उसकी ओर आकृष्ट हुई। ठीक है, यानी हिटलर के प्रति जनता आकृष्ट हुई। हिटलर के बातों को माना जनता ने और जाना। जनता उसे अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने वाला एक राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करने वाला समझने लगे। इस प्रकार वर्साय की संधि उसके उत्थान की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है वाइमर गणतंत्र नाजीवाद के उदय में सहायक बना कैसे। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर शीट भरेंगे दोस्त। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में एक क्रांति हुई। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, ख़त्म हो गया था, कब ख़त्म हुआ था तो 1918 ईस्वी में ये समाप्त हो गया था। जर्मनी का सम्राट कैसर विलियम देश छोड़कर भाग गया और वहाँ राजतंत्र का पतन हो गया। जैसे ही वो भागा वहाँ पे राजतंत्र खत्म हो गया। राजतंत्र के पतन के बाद वहाँ गणराज्य की स्थापना हुई। जर्मनी के इतिहास में यह गणराज्य वाइमर गणराज्य के नाम से विख्यात हो गया। हिटलर के उत्थान से पूर्व इसने अनेक समस्याओं को जन्म दिया था। इसी ने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए। अगर वो नहीं भागा होता तो जनता उसे मार ही डालती। ये जो था ये गलत किया था, इसलिए ये भाग गया। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। सन 1929 ईस्वी की महामंदी ने और जटिल बना दिया। वहाँ के लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त सा बना दिया। सेना भी असंतुष्ट थी, जिसके फलस्वरूप जनता का इससे मोह भंग हो गया। हिटलर को अच्छा अवसर मिल गया। उसने गणराज्य का विरोध किया, उसकी असफलताओं पर विचार किया और उसने नाजीवाद को बढ़ावा दिया। और यह बढ़ावा ही नहीं बल्कि नाजीवाद कायम कर ही दिया। इसमें हिटलर का बड़ा ही योगदान रहा। वाइमर गणतंत्र नाजीवाद के उदय में हिटलर का बड़ा ही योगदान रहा। तो चलिए हम 3 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आज का आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे। यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जो था यह क्यों तैयार हुआ नाजीवाद के द्वारा। चलिए दोस्त आंसर शीट भरेंगे। नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध की भूमि तैयार की, जिसके निम्नलिखित कार्यक्रम हैं। 1 नंबर पॉइंट बना करके आप लिखेंगे नाजीवाद उदारवाद और लोकतंत्र का कहर विरोध की अवधारणा है। अतः सत्ता प्राप्त करते ही हिटलर ने लोकतांत्रिक आवाज़ को दफन करने का प्रयास किया, जो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ। दूसरा कारण नाजीवाद समाजवाद का प्रबल विरोधी है। हिटलर ने समाजवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किया। उसने अपने पूंजीवादियों का अपनी ओर मिला लिया। यानी जो भी पूंजीपति यानी पैसा वाले, उसे अपने ओर मिला लिया। अपने बदौलत यानी कि अपने साहस के बदौलत लोगों को डरा धमकाकर जैसे भी है उसे अपने ओर मिला लिया। हिटलर के इस कार्य से इंग्लैंड तथा फ्रांस की ओर से अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हुआ। यानी कि वे लोग जलने लगे
कि हिटलर ने ऐसा क्यों किया, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ गया। हिटलर को लगा कि मेरी शक्ति बढ़ रही है, तभी तो ये ऐसा हमसे कर रहे हैं, बैर साध रहे हैं, जिससे दूसरा विश्व युद्ध एक भयंकर युद्ध के नज़दीक अपने को खड़ा पाया। ठीक है, और इसीलिए जर्मनी पर अमेरिका ने परमाणु हथियार भी छोड़ा था। हिटलर की देन है। और हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, अपने को ही आग लगा लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका नेक्स्ट कारण है उग्र राष्ट्रवाद। हिटलर प्रचंड उग्रवादी एवं निरंकुश था। हिटलर क्या था? एक निरंकुश शासक था। उग्रवाद में लिखेंगे उसने राजनीति विरोधियों का दमन किया। उसने दूसरों का राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया। जब जर्मनी में एक पार्टी थी, नाजी पार्टी, एवं एक नेता था हिटलर। इस प्रकार नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध के तत्परता लाकर खड़ा कर दिया। आशा है कि आप 3 नंबर प्रश्न को समझ गए होंगे, आंसर शीट लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम दोस्त 4 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या साम्यवाद के भय से जर्मन पूंजीपतियों को हिटलर का समर्थन बनाया? आंसर सेट लिखेंगे दोस्त। सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मन पर यानी कि जर्मनी पर पड़ा। ऐसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बन सकता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ भी अनेक युवक साम्यवादी संगठन का निर्माण किए। साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। यह प्रयास जर्मनी में राष्ट्रीयता के लिए एक निश्चित खतरा था। देश के उग्रवादी लोग साम्यवाद की बढ़ती हुई शक्ति देश के लिए संकट समझते थे। यानी कि जो वहाँ के लोग थे, यहाँ पे जो साम्यवाद का शक्ति बढ़ रहा था, तो उसे देश के लिए खतरा समझ रहे थे। हिटलर ने जनता को साम्यवाद के विनाशकारी परिणामों से अवगत कराया। ठीक है, जर्मनी का उद्योगपति, पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग काफ़ी भयभीत हो गए। ठीक है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था में देश की सारी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति हो जाती। क्योंकि साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था जिस देश की होगी, उसमें कोई भी पूंजीपति नहीं रहता है। उसमें सारी शक्ति जो देश का नायक होता है उसको उसके हो जाती है। इसलिए वे सारे लोग डरने लगे हिटलर से। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता था। यानी इसमें साम्यवादी शासन व्यवस्था में होता था। और उत्पादन व्यवस्था में निजी मुनाफे की भावना को निकाल दिया जाता। उद्योग पर मजदूरों का नियंत्रण हो जाता। इसी भय से भयभीत होकर जर्मन पूंजीपतियों ने हिटलर का साथ दिया। यानी कि वे लोग जो थे हिटलर का साथ देने लगे। वो भयभीत हो गए कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हिटलर हमें मार ही देगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका पूरा हुआ। चलिए अब आते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। दोस्त आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी क्या है? यानी कि रोम, बर्लिन और टोक्यो ये क्या है, ये तीनों के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्त आंसर शीट लिखिए। आइबीसीनियाई युद्ध में जर्मनी ने इटली की सहायता की थी। अतः रोम इटली की राजधानी थी और बर्लिन जो था वो जर्मनी की राजधानी थी। आपस में ये सब आपस में एक संधि कर ली। यही संधि जो है रोम बर्लिन धुरी के नाम से जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जर्मनी और इटली जो है, इटली की राजधानी और बर्लिन, यानी कि ये दोनों क्या किए
कि जर्मनी की राजधानी और इटली की राजधानी ये दोनों संधि कर लिए। राजधानी के लोग जो थे वो संधि कर लिए और यही संधि रोम बर्लिन धुरी के नाम से जाने गए। 1936 ईस्वी में जर्मनी और जापान ने साम्यवाद के विरुद्ध एक आपसी समझौता भी किया। ठीक है, उसके बाद में 1936 ईस्वी में जर्मनी और जापान में एक साम्यवाद के विरुद्ध एक आपसी समझौता हुआ। फलतः यह त्रिदलीय संधि रोम बर्लिन और टोक्यो ध्रुव के नाम से जाना गया। और जो 1936 ईस्वी में जर्मनी जापान के साम्यवाद के विरुद्ध जो एक समझौता हुआ था, वह समझौता त्रिदलीय संधि यानी रोम बर्लिन और टोक्यो धुरी के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्त, आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसे 2-3 बार सुनेंगे, और अगर फिर भी नहीं आया है तो एक प्यारा सा कमेंट में लिखेंगे। हम अगले वीडियो में फिर से इसे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रवेश कर गए हैं। दोस्त, आपका प्रश्न फर्स्ट है, हिटलर के व्यक्तिगत पर प्रभाव डाले, यानी हिटलर के जीवन के बारे में लिखना है। चलिए दोस्त, आंसर को स्टार्ट करते हैं। हिटलर के बारे में, हिटलर क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आंसर शीट भरेंगे दोस्त। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह एक गरीब परिवार का बच्चा था। उसका लालन पालन सही तरह से नहीं हो सका। बचपन में वह चित्रकार बनाना चाहता था, यानी वह बचपन में क्या बनना चाहता था? चित्रकार, पेंटिंग बनाने का काम सीखना चाहता था। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा पूरी न हो सकी। अतः उसने सेना में नौकरी कर ली। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर किसके तरफ से लड़ा था? तो जर्मनी के तरफ से। ठीक है, और युद्ध में अद्भुत वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था, यानी कि आयरन क्रॉस उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करता था, जो कि उसने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के तरफ से दिया गया। ठीक है दोस्त, वो जर्मनी का ही था। आगे चलते हैं। हिटलर 1921 ईस्वी में नाजी पार्टी की स्थापना की और जर्मनी की सत्ता हथियाने का भी प्रयास करने लगा उसी समय से, पर असफल हो गया और जेल भेज दिया गया। उस समय उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसने मेन कैंप अर्थात मेरा संघर्ष नामक एक पुस्तक की रचना भी की, जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए पढ़े तो। जेल से बाहर आने के बाद जर्मनी के राष्ट्रपति ने उसे 30 जनवरी सन 1933 ईस्वी को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। ठीक है, यानी कि तानाशाह बनने से पहले वो चांसलर नियुक्त हो गया। सन 1934 ईस्वी में जर्मनी के राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। अब तो उसे अवसर मिल गया, अब वो पूर्णतः तानाशाह बन गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वे देश का फ्यूहरर नेता बन गया, यानी सबसे बड़ा तानाशाह बन गया, क्योंकि उसे जो चाहिए था मौका मिल गया। उसने एक राष्ट्र, एक देश और एक नेता का नारा दिया, यानी कहने का मतलब वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। एक राष्ट्र, एक देश और एक नेता का नारा दिया। सन 1945 ईस्वी तक वह जर्मनी का भाग्यविद पता बन गया। हिटलर का आकर्षक और प्रभावास्पद व्यक्ति था। वह भाषण देने में अत्यंत निपुण था, जिसके कारण उसने भाषण के माध्यम से लोगों के दिलों में राज करने लगा। अपने भाषणों से वह श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसके सत्तारूढ़ होने में जनमत का उसके पक्ष में होना अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। हिटलर
जर्मन जाति की मनोभावना से भली भांति परिचित था। वह जानता था कि जर्मन निवासी वर्साय की संधि से अपमान को नहीं भूले हैं। ये वर्साय की संधि है और यहाँ पे हिडेनबर्ग की मृत्यु है। ये क्या हुआ कि उसे प्रोत्साहित किया और उसने जो अपना संघर्ष, मेरा संघर्ष नामक बुक लिखा था, उसने भी लोगों के मनों को जीत लिया। ये सभी उसका संघर्ष का एक कारण है और तानाशाह बनने में ये मदद किया, और जिससे लोगों की कमजोरियों को ये जान चुका था उस समय तक, और वहीं पे वो वार किया जहाँ पे करना चाहिए। इसलिए वह अपने भाषणों से संधि और इसे करने वाले नवंबर क्रिमिनल्स कहना नहीं भूला था। जनता उसके विचारों से उसकी ओर आकृष्ट हुई। जर्मनी में उसकी धाक जम गई। ये आपका थोड़ा सा परिचय हिटलर का था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं दोस्त। हिटलर की विदेश नीति जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक साधन था। कैसे, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। आप हिटलर की जीवनी के बारे में जान गए। आप हिटलर की जीवनी के बारे में अगर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न के आंसर पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साय की संधि अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी, जिससे हिटलर नहीं भूल पाया था। हिटलर ही नहीं बल्कि जर्मनी की जो जनता थी वह भी नहीं भूल पा रही थी। नेजी दर्शन के अनुसार वह शक्ति के बल पर जर्मन साम्राज्य की सीमा और गौरव को बढ़ाना चाहता था। इसी से उसकी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना थी, ऐसा हिटलर समझता था। हिटलर की विदेश नीति के मूल तत्वों में अपमानजनक वर्साय की संधि को समाप्त करना, जर्मनी को एक सूत्र में बांधना तथा जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना था। यूरोप में साम्यवाद को रोकना चाहता था। इस सब नीतियों को लागू कर हिटलर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था और वह अपनी नीतियों को कार्यान्वयन में सक्रिय हो गया। और इस तरह से क्या हुआ कि वह एक तानाशाह शासक बन गया। ठीक है, जैसे कि इससे पहले के क्वेश्चनों में हमने बता दिया है। आगे पॉइंट बना के नोट करेंगे आप। राष्ट्रसंघ से पृष्ठक होना वर्साय की कठोरता और अपमानजनक संधि से जर्मन आहत थे। राष्ट्रसंघ का सदस्य बने रहने से जर्मन को कोई लाभ नहीं था। अतः उसने 1933 ईस्वी में जेनेवा निशस्त्रीकरण की शर्तें सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, परंतु जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने 1933 ईस्वी में राष्ट्रसंघ की सदस्य छोड़ने की घोषणा कर दी। यानी कि देखा कि हम पूर्ण रूप से तानाशाह अभी नहीं बने हैं, यानी कि मेरी हुकूमत जो है अब नहीं चल रही है, मतलब अभी पूरी तरह से कायम नहीं हुई है। तो उसने एक चाल चला और राष्ट्रसंघ की जो उसे सदस्यता मिली थी तो 1933 में उस सदस्यता को छोड़ दिया, जिससे लोगों में आहत हो, लोग क्या हुए, उससे आहत हुए कि हिटलर ने ऐसा क्यों किया, और फिर लोगों का सपोर्ट हिटलर को मिल गया। फिर हिटलर ने क्या किया, आगे देखिए। वर्साय की संधि को भंग करना, हिटलर ने वर्साय की संधि को मनमाने से इनकार कर दिया। यानी कि हिटलर ने वर्साय की संधि को माना ही नहीं, उसे नहीं मानते हुए संधि की धज्जियां उड़ा दी। यानी कि जो संधि के शर्तें थी वो एक भी शर्त को नहीं मानता था, और सन 1935 ईस्वी में वर्साय की संधि को मानने से इनकार ही कर दिया। कहा कि कोई वर्साय की संधि हम नहीं मानेंगे। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता। यानी कि पोलैंड के साथ सन 1934 ईस्वी में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता किया कि वे एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करेंगे। यानी कि पोलैंड के साथ 10 वर्ष का समझौता तो किया था कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन क्या वो माना? नहीं माना। आगे देखिए,
पॉइंट बना के लिखेंगे। ब्रिटेन की समझौता, जून 1935 ईस्वी में जर्मनी तथा ब्रिटेन में समझौता हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि वह जर्मनी यानी कि अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है, बशर्ते वह अपनी नौसेना 35% से अधिक न बढ़ाए। यानी कि हिटलर से वो चाहते थे कि जो अपनी सेना है वो 35% से ज़्यादा नहीं कर सकता है, बस उतने ही रखे, ये शर्तें थी। लेकिन हिटलर कहाँ मानने वाला है। हिटलर की यह कूटनीतिक विजय थी, ठीक है, जो कि यह किसके साथ किया था, ब्रिटेन समझौता में किया था, ठीक है। और ये उसने उस पर समझौता कर लिया ब्रिटेन के साथ और अपनी सेना को बढ़ा लिया और ब्रिटेन की सेना को कंट्रोल कर दिया। अब बताइए, जब तक ब्रिटेन की सेना को ब्रिटेन उसे और सेना बनाएगा तब तक ये सेनाओं को अपने बना लिया है और युद्ध की नीति भी सिखा दिया है, यानी कि ट्रेंड सेना कर दिया है। और उस समय युद्ध छेड़ देगा तो ब्रिटेन क्या सेना बनाएगा। आप ही सोचिए, यदि कोई आपके ऊपर आक्रमण कर दिया और आप युद्ध की कला को नहीं जानते हैं तो क्या आप आदमी को बुलाने जाइएगा, पहले मारा मारी कीजिएगा। उसी तरह से ब्रिटेन के साथ हुआ। ये क्या किया, उसे बोल दिया कि 35% ही आपको सेना रखनी है और हम भी कम ही रखेंगे। लेकिन हिटलर ने क्या किया, उसका फ़ायदा उठा लिया। ब्रिटेन ने तो सेना को सीमित कर दिया, लेकिन ये हिटलर ने क्या किया, अपनी सेना को बढ़ा लिया और प्रशिक्षण गुप्त रूप से दिया, सारे काम गुप्त रूप से ही किया। लेकिन ब्रिटेन वालों को लगा कि नहीं कर रहा, क्योंकि छोटा सा देश है जर्मनी। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन ये क्या था, ये लोगों को नाक में दम करके रख दिया, ठीक है। अगली शर्त के मुताबिक चलते हैं। ये उसकी कूटनीतिक विजय थी। रोम बर्लिन धुरी। अब रोम बर्लिन धुरी क्या है, जर्मनी मित्र की तलाश में इटली की ओर हाथ बढ़ाया, फलतः रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। और यहाँ से अपनी शक्ति को और मजबूत करने के लिए रोम बर्लिन संधि भी किया। आगे देखिए, और भी आप लिख सकते हैं कामिंटन विरोधी समझौता। और ये एक ऐसी समझौता थी जो विरोधी समझौता थी। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कामिंटन विरोधी समझौता किया, जो 1936 ईस्वी में हुआ, 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ, जो बाद में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला पॉइंट में और भी आप लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट है ये, ऑस्ट्रेलिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलयन। जर्मनी भाषी को एक सूत्र में बांधने का हिटलर को विदेशी नीति का लक्ष्य था। उसने ऑस्ट्रिया को अपने राज्य में मिलाकर वह गौरवान्वित हुआ, यानी कि बहुत खुश हुआ कि ऑस्ट्रिया अब जर्मनी का हिस्सा है। उसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया। कोई भी देश है उसका मनोबल बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान को कब्जा में कर लेता है तो भारत के मनोबल बढ़ नहीं जाएगा। उसी तरह से है, कोई भी देश किसी भी देश पर हमला करके उस देश के कुछ क्षेत्र को जीत लेता है तो उसके मनोबल बढ़ जाते हैं और विश्व में चर्चित हो जाते हैं और कोई भी देश उससे लड़ने के लिए सोचता है 10 बार। ठीक है दोस्त, यह नीति चाइना की है, आप समझ सकते हैं। चाइना का एक रूल है जो कहता है कि अगर हम कदम बढ़ा दिए हैं तो चाहे जो कुछ भी हो जाए हम कदम को पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो भी इस नीति पे काम करता था। लक्ष्य था, उसने ऑस्ट्रेलिया को अपने राज्य में मिलाकर वह गौरवान्वित हुआ। उसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया। इस तरह वह अपनी साख बनाने में सफल हो गया। इस तरह से वो क्या हुआ, बहुत शक्तिशाली बन गया। चलिए आज का आपका 3 नंबर प्रश्न दीर्घोत्तरीय का देख लेते हैं, जो कि आपका लास्ट प्रश्न होगा। आपके 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, नाजीवादी दर्शन निरंकुशता का समर्थक एवं लोकतंत्र का विरोधी था। विवेचना कीजिए। चलिए दोस्त, आंसर सेट लिखेंगे आप। नाजी दर्शन सर्वाधिक कारकवाद या निरंकुशता का समर्थक था।
वह सारी शक्ति एक व्यक्ति अथवा राज्य में केंद्रित करना चाहता था। इसलिए यह जनतंत्रात्मक व्यवस्था एवं लोकतंत्र का विरोधी था। नाजी दर्शन में संसदीय संस्थाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। नाजी नारी शक्ति एक महान और शक्तिशाली नेता के हाथों में सौंप देने की बात करते थे। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसकी कुछ पॉइंट है, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे लोकतंत्र का विरोध। इसमें लोकतंत्र का विरोध हुआ था। जर्मन में सत्ता संभालने के बाद ही हिटलर ने सारी शक्तियाँ अपने हाथों में केंद्रित कर ली, जैसा कि आप पिछले प्रश्न में सुन लिए हैं, तथा एक तानाशाह बन बैठा, सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बन गया। उसने प्रेस तथा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि कोई भी उसके प्रति एक भी शब्द न बोल सके या फिर लोगों में इसके प्रति अवहेलना न करने की हिम्मत हो, लोग कुछ न जाने इसके बारे में, सिर्फ डर कायम रहे। एवं विरोधी दलों का पूर्णतः सफाया भी कर दिया। जो भी विरोध इसके प्रति करता था, ये अपने प्रति एक शब्द भी अशब्द नहीं सुनना चाहता था। उसने शिक्षण संस्थाओं तथा जनसंचार पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया ताकि मेरे प्रति कोई भी मेरे बगावत न करे। इस प्रकार जर्मनी में लोकतांत्रिक आवाज़ को दफन करने का प्रयास हुआ, जो बाद में राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, निरंकुशता का समर्थक नाजीवाद। लिखिएगा, निरंकुशता का समर्थक में लिखेगा नाजीवाद राजा की निरंकुश शक्ति पर बल प्रदान करता था। जर्मनी में हिटलर निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। आगे देखिए, सत्ता में आते ही उसने गुप्तचर पुलिस, गेस्टापो यानी एक पुलिस का उस समय रूप था जिसे कहा जाता था गेस्टापो का संगठन किया, जिसका आतंक पूरे जर्मन पर छा गया। उसने विशेष कारागृह की स्थापना की। जो भी उसके ज़्यादा विरोध करते थे उसे उसमें डाल देता था और कठोर सजा देता था। उसने विशेष कारागृह की स्थापना की, जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन किया गया। समझ सकते हैं इस चीज़ को। राइस्टाग की इमारत में हिटलर ने खुद आग लगवाई, परंतु उसका दोषारोपण समाजवादियों पर लगा दिया। यानी इसने क्या किया, खुद आग लगा दिया लेकिन समाज के लोगों पर दोषारोपण कर दिया। इस तरह राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया गया। अब जर्मनी में एक पार्टी थी, एक नेता था, सिर्फ और सिर्फ हिटलर। इस तरह से हिटलर यानी नाजीवाद का जो चैप्टर था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, सिर्फ हिटलर के बारे में था। और जो आपका हमारी दुनिया यानी कि जो इतिहास की दुनिया का 9th क्लास का जो चैप्टर है, इसी के चैप्टर के मेन फ्रंट पे इन्हीं का हिटलर महाशय जी का इमेज दिखाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन महाशय जी को आप जो देख रहे हैं, ये महाशय जी यही हिटलर है, ठीक है। और ये अमेरिका के हैं जॉर्ज वाशिंगटन साहब, और ये रूस के। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से खुश हुए होंगे। कहने का मतलब है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने क्लास हमसे शेयर ज़रूर करेंगे। और भी किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर टॉपिक बनाया जाए। हाँ दोस्तों, एक बात कहना है कि अभी मैथ का क्लास जो है आपका नहीं चल पा रहा है, अभी प्रॉब्लम चल रही है। समय का मेरे पास बहुत ही प्रॉब्लम है दोस्त। हम कोशिश करेंगे कि आपका मैथ का भी क्लास को कवर किया जाए। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिन हो या रात हो, जब भी देख रहे हैं वो शुभ और मंगलमय हो।
बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।